जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। आपके स्क्रीन पे जो अभी क्वेश्चन दिख रहा है यह 66वीं बीपीएससी के मेंस का पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल पेपर है। कौन सा? तो 66वीं बीपीएससी के पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का ऑप्शनल पेपर है। आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर है वह 300 मार्क्स का होता है, इसलिए यह भी 300 मार्क्स का ही होगा। तो पॉलिटिकल साइंस 300 मार्क्स का होता है। इसको लिखने के लिए आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाता है। कितने? 3 घंटे का समय दिया जाता है। 300 मार्क्स का एग्जाम होता है और आपको कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कितने? 6 प्रश्न आपको लिखने होते हैं। ये 6 प्रश्न को लिखने के लिए आपके पास 12 क्वेश्चन होते हैं। ये 12 जो क्वेश्चन हैं ये 2 खंड में विभाजित होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए 12 टोटल क्वेश्चन हो गए। इसे आप 2 खंड में विभाजित कीजिए तो 6 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 6 क्वेश्चन सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है और सेक्शन 2 से आपको भी 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो इस तरह से आपको कुल 6 क्वेश्चन लिखना होता है 3 घंटे में, जिसके लिए आपको 300 मार्क्स मिलते हैं। आइए और बाकी सभी हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं एग्जाम से पहले। ये वीडियो देखने के बाद आपको निश्चिंत हो जाएंगे आपको मेंस में पॉलिटिकल साइंस से ऑप्शनल पेपर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है ताकि आप लोग ये जान सके कि मेंस में पॉलिटिकल साइंस से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस ध्यान रखिएगा ऑप्शनल, मैंने पॉलिटिकल साइंस जीएस पेपर नहीं बोला है, यह पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर का है। अनुदेश में अर्थात इंस्ट्रक्शन में पहला है कि जो सभी क्वेश्चन है अर्थात जो 12 क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन आप इसमें से कोई भी लिखिए, ये सभी जो है आपको इक्वल वैल्यू के हैं। अर्थात सभी प्रश्नों के जो मार्क्स मिलेंगे ये सभी सेम मार्क्स के हैं। अर्थात आप कोई भी क्वेश्चन लिखें आपको सभी के लिए सेम मार्क्स मिलेगा। प्रत्येक खंड से 3 प्रश्न चुनते हुए, आपको हमने पहले ही बताया कि इसका एग्जाम पार्ट 1 और पार्ट 2 में होता है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से 3 क्वेश्चन चुनते हुए, दोनों से अर्थात 3-3 क्वेश्चन चुनते हुए आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक खंड से 3 प्रश्न चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ध्यान रखिए कि ये पीएसआई अर्थात पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए आप जाइएगा तो वहाँ चेंज हो जाएगा, वहाँ आपको 3-4 खंड मिलेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ 2 ही खंड है और दोनों खंड से आपको 3-3 क्वेश्चन का जवाब देना है। साथ ही परीक्षार्थी को अपने शब्दों में जवाब देना होता है। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपे होते हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आपको क्वेश्चन हिंदी मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा। क्वेश्चन जो दोनों भाषाओं में छपा हुआ होगा। हिंदी में कोई संदेह हो तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाता है। एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों को अनिवार्य रूप से एक ही साथ लिखे जाए तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाए। जैसे कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं और पता चला कि इसका एक पार्ट है जिसमें बोल रहा है कि लेनिन और मैकियावेली के बारे में लिखिए। आपने लेनिन के बारे में यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन लिखा और फिर आपने लिखा 5 में 5 के बी में यहाँ आपने मार्क्स के बारे में कुछ लिखा। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है। आप 5 को लिख रहे हैं तो 5 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको यहीं आंसर लिखना है। बीच में 6 के बाद आपको नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब पार्ट 1 का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम सेक्शन 1 देखेंगे। सेक्शन 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन के ऑप्शनल पेपर में। पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र के सुरक्षात्मक और सहभागी सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही, अर्थात ध्यान रखिएगा लोकतंत्र के सुरक्षात्मक और सहभागी सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही लोकतंत्र के कई प्रतिस्पर्धी उदारवाद सिद्धांतों के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा टफ टाइप का है। लोकतंत्र के सुरक्षात्मक और सहभागी सिद्धांतों पर आपको ध्यान देना है और साथ ही लोकतंत्र के कई प्रतिस्पर्धी उदारवादी सिद्धांतों के बीच आपको अंतर लिखना है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है पूंजीवादी समाज में राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर चर्चा करें। क्या? पूंजीवादी समाज में राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर आपको चर्चा करना है। ध्यान रखिएगा क्या है जो पूंजीवादी हमारा समाज में, कौन सा पूंजीवादी जो समाज है उसमें राज्य के लिए जो मार्क्स ने अपने सिद्धांत दिए हैं उन्हीं सभी सिद्धांतों का आपको यहाँ लिखना है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है स्टेट क्राफ्ट की धारणा को स्पष्ट करें। अर्थात स्टेट क्राफ्ट की धारणा को स्पष्ट करना है। कौटिल्य और मैकियावेली के द्वारा बताए गए राज्य के सिद्धांतों की चर्चा करना है। ध्यान रखिए यहाँ आपको स्टेट क्राफ्ट क्या है ये बताना है पहले कि स्टेट क्राफ्ट क्या है। और स्टेट क्राफ्ट के लिए ध्यान रखिएगा जो कौटिल्य और मैकियावेली द्वारा बताए गए राज्य का जो सिद्धांत है इनके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माताओं के लिए, ध्यान रखिएगा जो संविधान बना रहे थे भारत के, तो भारत के संविधान निर्माताओं के लिए लोकतांत्रिक नागरिकता का अर्थ था। अर्थात लोकतांत्रिक नागरिकता जो उन्होंने दिया वो था धर्म, जाति, वर्ग या संस्कृति की परवाह किए बिना ही सभी के लिए स्वतंत्रता थी। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक नागरिकता का अर्थ बताया था कि यह धर्म, जाति, वर्ग या संस्कृति की परवाह किए बिना ही सभी के लिए स्वतंत्रता या सभी के लिए समान स्वतंत्रता होगी। ये भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करना। अर्थात भारतीय संविधान में इससे संबंधित जो भी फैक्ट या आर्टिकल्स वगैरह आपको दिए हुए हैं इन सभी का उल्लेख करते हुए आपको इसे स्पष्ट करना है कि यह कहाँ तक तर्क संगत है। अगला क्वेश्चन है अर्थात इसका नेक्स्ट जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है वो है आपको क्यों लगता है, यहाँ आपका अपना विचार पूछा गया है। आपको क्यों लगता है कि समकालीन भारत में मतलब प्रेजेंट टाइम में, देखिए ये इसमें करंट से भी थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेट करके पूछा गया है। जैसे करंट जो इंडिया है इसमें जाति सामाजिक श्रेणी की तुलना में अधिक, देखिए जाति जो है हमारे समाज को जो विभाजन किया गया है इस सामाजिक श्रेणी के आधार पर ही जाति को रखा गया है, लेकिन राजनीतिक श्रेणी के रूप में उभर कर यह सामने आई है। प्रेजेंट टाइम में जो है जाति राजनीतिक श्रेणी के रूप में उभर कर सामने आई है। इन दोनों में आप कहाँ तक सहमत हैं इसे लिखना है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझिएगा। आपको क्यों लगता है कि वर्तमान भारत में अर्थात समकालीन भारत में जाति जो है सामाजिक श्रेणी की तुलना में अधिक राजनीतिक श्रेणी के रूप में उभर कर सामने आई है। तो इसके बहुत सारे कारण आपको दिखेंगे क्योंकि जो भी वोटिंग वगैरह हो रही है वे सब लोग भी हैं तो जाति के नाम पे ही सब कुछ चल रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिक्स जो है सिर्फ जाति के नाम पे ही हो रहा है, भले विकास हो या ना हो। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं इसी के बारे में लिखना है। फर्स्ट ग्रुप का लास्ट क्वेश्चन है अर्थात छठा क्वेश्चन है व्लादिमीर लेनिन, रॉबर्ट मिशेल एवं मॉरिस हुअर्जर के लेखन के संदर्भ में पार्टी प्रणाली के सिद्धांतों पर चर्चा करें। तो ध्यान दीजिएगा जो छठा क्वेश्चन है आपका है ये बोल रहा है कि व्लादिमीर लेनिन, रॉबर्ट मिशेल, मॉरिस हुअर्जर के लेखन के संबंध में इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनके लेखन के संबंध में पार्टी प्रणाली की इनके द्वारा जो लिखे गए हैं उनमें पार्टी प्रणाली के सिद्धांतों को पर चर्चा करना है आपको। ठीक है, अब आपको एक चीज़ हम बताते चलें कि ये जैसे कि अब आप 6 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इस सभी को पार्ट को एक ही में लिखना है। ऐसा नहीं कि 6 यहाँ लिख दिए फिर 7 लिख दिए फिर इसके बाद कोई और पार्ट लिख, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शन में बताया था वो यही कहना चाह रहा था कि एक ही क्वेश्चन के जो पार्ट हैं उनको एक साथ लिखा जाए, अलग अलग नहीं लिखा जाए। तो ये हुआ पार्ट 1। पार्ट 1 में कुल 6 क्वेश्चन थे। कितने? कुल 6 क्वेश्चन थे पार्ट 1 में। इन 6 क्वेश्चन में आपको 3 का जवाब देना है। इन 3 क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ये आप डिवाइड कर लीजिएगा, लेकिन आपको ये 3 क्वेश्चन को देना है। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 से आ रहा है तो आप 4 क्वेश्चन लिख दीजिए और पार्ट 2 से आ रहा है तो आपने 2 क्वेश्चन लिख दिया। तो ये 6 तो हुआ है, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 से दोनों इक्वल चूज करना था। इसलिए आपका एक जो क्वेश्चन का मार्क्स है वो कट जाएगा, किसी एक का, मतलब यहाँ इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन होगा उसका मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आपको ध्यान देना है कि 3 क्वेश्चन का जवाब आपको इससे देना है और 3 क्वेश्चन का ही जवाब आपको पार्ट 2 से देना है। चलिए हम पार्ट 2 को भी देख लेते हैं। आइए अब हम पार्ट 2 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ एक चीज़ हम आपको बताते चले, जो सेक्शन 1 था वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड था। कौन सा? सेक्शन 1 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड था, लेकिन जो पार्ट 2 है अर्थात सेक्शन बी है या 2 बोले जो भी बोल सकते हैं, ये जो सेक्शन 2 अर्थात खंड 2 है यह इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित होता है। क्या? इंटरनेशनल रिलेशन। तो 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस से और 3 इंटरनेशनल रिलेशन से लिखने होते हैं।
आइए इसमें देख लेते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो आप आंसर शीट में जब लिखेंगे तो आप 1 2 3 क्वेश्चन करके वैसे नहीं लिखेंगे। आपको क्वेश्चन जो नंबर है इसी का क्वेश्चन नंबर लिखना है। लेकिन जैसे कि फर्स्ट पार्ट का 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, तो इनमें से आपको जो 3 क्वेश्चन लिखना है, मान लीजिए आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखना है, तो आप पहले 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहले 2 और फिर उसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद आपको अगर चौथा नंबर लिखना है तो फिर 4 और इसका आंसर लिखेंगे। फिर आपको अगर छठा नंबर लिखना है तो 6 और फिर इसका आंसर लिखना है। तो इस तरह से आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 2 नंबर लिख रहे हैं तो आपके लिए तो ये पहला क्वेश्चन था, आप 1 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तो आपको गलत हो जाएगा फर्स्ट टाइम में और आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जो आप नंबर इसी के क्वेश्चन के हिसाब से आपको नंबर देना है। हालांकि 3 ही क्वेश्चन जैसे हमने चूज किया, जैसे आपको अगर 1 3 और 5 चूज करना है वैसे कोई भी आप चूज करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ ऑड इवन चूज किया है, इससे कोई हमको दिक्कत नहीं। आपको जो आ रहा है उसमें से आपको 6 में से आउट ऑफ 6 आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। लेकिन वो तीनों क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। चलिए अब ये जो अगला क्वेश्चन है अर्थात 7वां नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है और इंटरनेशनल रिलेशन में आपको 3 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। आइए देखते हैं इसमें पूछा क्या है आखिर। क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन अर्थात सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्री। सार्क ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन है ये अपने वादों को पूरा करने में सफल क्यों नहीं हुआ है। मतलब इनके जो घोषणा पत्र होगा या कुछ जो वादा होगा इसको पूरा करने में यह सफल नहीं हुआ है। तो वहीं पूछा है कि क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण रहे हैं, इसका आपको कारण भी देना है। क्यों नहीं हुआ है इसके कारण भी देना है। फिर आपको लिखना है सार्क की अधिक सक्रिय बनाने के लिए, मतलब सार्क को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए सदस्य देशों के द्वारा किस तरह की पहल की आवश्यकता है। तो ये आपसे पूछ रहा है सार्क के बारे में। सार्क अपने जो मैनिफेस्टो वगैरह हैं उनको, उन जो वादे हैं उसको पूरा करने में सफल नहीं हुआ है, इसके कारण आपको बताना है। इसको और अधिक सक्रिय बनाने के लिए सदस्य देशों द्वारा किस प्रकार की पहल की आवश्यकता है, ये आपको अपने से लिखना है, अर्थात तीनों पार्ट को लिखना है। तो ये 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। जो 8वां क्वेश्चन है ये कह रहा है एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय ने, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय ने हाल के वर्षों में भारत के प्रति अमेरिका की विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो अभी वर्तमान समय में एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन उभरा है, इसके वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने से हाल के वर्षों में जो भारत की विदेश नीति है वो अमेरिका की विदेश नीति, ध्यान रखिए, भारत के प्रति जो है अमेरिका की विदेश नीति में किस प्रकार से प्रभावित हुई। तो यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भारत की विदेश नीति है, कौन सी, भारत की, वो नहीं पूछा है, या अमेरिका की विदेश नीति पूछा है। चीन एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और इससे निपटने के लिए किसी भी देश को, जैसे कि अमेरिका ही इससे निपटना चाहेगा क्योंकि अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। तो अमेरिका की जो है विदेश नीति में किस प्रकार के चेंजेस आए हैं। तो अमेरिका की जो विदेश नीति है वो थोड़ी सी लचीलापन हुई है भारत की अपेक्षा में, अर्थात भारत के सपोर्ट में आई है। तो ये आप जब क्लास करेंगे तो आपको और बेटर से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में से, ध्यान रखिएगा, विदेश नीति कौन सा, तो विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में से 2 प्रमुख तत्वों के रूप में राष्ट्रीय हित एवं विचारधारा पर ध्यान देते हुए कौन कौन सा, ध्यान रखिए। तो विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में से, तो विदेश नीति कैसे निर्धारित होती है, इनके बहुत सारे तत्व हैं। इनमें से 2 प्रमुख तत्व के रूप में है राष्ट्रीय हित एवं विचारधारा। इन दोनों पर ध्यान देते हुए सभी तत्वों की विवेचना करें। आपको किस पर ध्यान देना है, तो राष्ट्रीय हित एवं विचारधारा पर ध्यान देना है, लेकिन आपको व्याख्या जो है सभी तत्वों की करना है, विवेचना। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध के दिनों में, ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध के दिनों में कौन सा, शीत युद्ध के दिनों में
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व पर चर्चा करें। ध्यान रखिए, जब शीत युद्ध शुरू हुआ था रूस और अमेरिका के बीच, इस समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था। या गुटनिरपेक्ष मतलब कि हम दोनों में से किसी ग्रुप में शामिल नहीं है, इसे ही गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व पर क्या चर्चा करें? क्या यह अभी भी वर्तमान बहुध्रुवीय दुनिया में प्रासंगिक है? अभी भी जो दुनिया है बहुत ही ध्रुवीय, ध्रुवीय का मतलब हुआ कि सभी देशों का किसी एक देशों के उसके सपोर्ट में चले जाना। जैसे कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो दो खेमे में पूरा विश्व बट गया था। पहला खेमा रूस के साथ था तो दूसरा खेमा अमेरिका के साथ था, लेकिन एक ऐसा भी खेमा था जो दोनों में से किसी में नहीं था, जो कि गुटनिरपेक्ष के आंदोलन के समर्थन में था। तो ये हो गया। अब इसी के बारे में पूछ रहा है कि वर्तमान में भी जो कि अभी दुनिया बहुध्रुवीय है। जैसे हमने बताया कि शीत युद्ध के समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, लेकिन बहुध्रुवीय का मतलब है कि बहुत सारे देशों के सब, जैसे कि चाइना है उसके तौर में कुछ है, जर्मनी है, यूरोपीय यूनियन है, इन सभी के समर्थन जाएंगे। मतलब दुनिया भी वर्तमान में बहुध्रुवीय है। इस समय में भी क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है? क्या इसकी आवश्यकता है? जिसमें कई क्षेत्रीय संगठन उभर कर सामने आए हैं। अभी हमने आपको बताया कि इसमें बहुत क्षेत्रीय संगठन सामने आए हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, रूस मतलब यूएसएसआर, अमेरिका, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इस तरह से बहुत क्षेत्रीय संगठन जब अभी विश्व में चल रहे हैं। इस समय में क्या बहुध्रुवीय दुनिया में, अर्थात जो अभी दुनिया बहुत सारे अलग अलग पार्ट में बटी हुई है, अलग अलग क्षेत्रीय संगठन बटे हुए हैं, इस समय में भी क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता है, क्या आवश्यकता है? तो इसके बारे में आपको लिखना है। अगला और 11वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 सिद्धांतों में से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 सिद्धांत, इनमें से प्रत्येक पर संक्षेप में चर्चा करें। तो ये 3 सिद्धांत कौन है? यथार्थवादी सिद्धांत, प्रणाली सिद्धांत, निर्णय लेने का सिद्धांत। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 सिद्धांत हैं। इन तीनों में से प्रत्येक पर आपको संक्षेप में चर्चा करना है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, तो यथार्थवादी सिद्धांत, प्रणाली सिद्धांत, निर्णय लेने का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों में से आपको क्या करना है? तो तीनों सिद्धांतों में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। और शॉर्ट नोट्स का मतलब हुआ कि इस तरह से लिखना है कि आपको कम से कम इसमें 50 मार्क्स मिले, क्योंकि 300 मार्क्स का जो आपको एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का, और आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 6 से जब आप भाग कीजिएगा तो एक क्वेश्चन जो है आपको लगभग 50 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का आएगा। ये ऑप्शनल के लिए हम बोल रहे हैं। ऑप्शनल पेपर का जो क्वेश्चन होता है, तो ऑप्शनल का एक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 50 नंबर का। तो आपको शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट में इतना अच्छे से लिखना है कि आपको पूरे 50 तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन 40, 35, 30 के अप्रॉक्स में पर क्वेश्चन के लिए मिल जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपसे ही पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने कामकाज की सीमाओं के बावजूद, अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र है इसके कामकाज करने की एक सीमा है, इन सीमाओं के बावजूद इसने विश्व शांति को सुनिश्चित करने और आगे देने में, बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अर्थात यह यूएनओ के बारे में बोल रहा है कि आपको क्या लगता है, या क्या आपको लगता है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने काम काज की सीमाओं के बावजूद विश्व शांति को सुनिश्चित करने और उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इस संदर्भ में उन सुधारों का सुझाव दें जिनकी आपको तत्काल आवश्यकता लगती है। मतलब कि बताना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने कामकाज की इसकी एक सीमा है, इन सीमाओं के होते हुए उसने विश्व शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में आपको बताना है कि उन्होंने कौन कौन से सुधार किए हैं और कौन कौन से सुधार किए जाने हैं। तो इस तरह से यह 12वां क्वेश्चन हो गया, अर्थात ग्रुप 2 का भी 6 क्वेश्चन। आपको हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि कुल 12 क्वेश्चन में से ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटा हुआ रहता है। पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 में, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए हम बता रहे हैं। पार्ट 1 में आपको कुल 6 क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको 3 का जवाब देना होता है। पार्ट 2 में भी आपको 6 क्वेश्चन हैं जिनमें आपको 3 का जवाब देना है। पर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, फुल एग्जाम 300 मार्क्स का होता है और यह 3 घंटे का होता है।
इस तरह से यह पहला सब्जेक्ट अर्थात 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन हमने पूरा देख लिया है। हमने इसे अच्छे से डिस्कस करने का भी प्रयास किया है कि ये क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। इसके आंसर लिखने में बहुत टाइम लगेगा, आपको आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। साथ ही ये सीरीज हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम जितने भी अभी तक पॉलिटिकल साइंस के या और इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के, वो सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी हमारे पास अवेलेबल है सबका लेकर आएंगे। साथ ही अगर आप भी किसी सब्जेक्ट पे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि इस वीडियो को हम क्यों देखें, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो नए लोग हैं उन्हें ये समझ में आएगा कि आपको ऑप्शनल पेपर कौन सा लेना है, कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये बन पा रहा है कि नहीं, ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हैं तो ही ये आपको जो पॉलिटिकल साइंस को चुनना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो कोई और सब्जेक्ट देखिए। हम ऐसे करके सभी सब्जेक्ट का ऑप्शनल पेपर लगभग 40 है सबका डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।